जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्टडी टेबल। आज जिस तरीके से हमने थंबनेल डाला है उसके पीछे का एक लॉजिक है। लॉजिक ये है एक कंपैरेटिव स्टडी करना। कंपैरेटिव स्टडी क्या? कंपैरेटिव स्टडी ये करना कि किस तरीके से एक आंदोलन एक जगह सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक अलग स्वरूप धारण करता है और वही आंदोलन वही मुद्दा दूसरी जगह अलग परिस्थितियों की वजह से, अलग सर्कमस्टेंसेस की वजह से अलग मुद्दा धारण कर लेता है। यहां मामला हिजाब का है। हिजाब को हम दो जगह पर डिस्कस करेंगे। एक, ऐसा ही हिजाब के लिए मूवमेंट इंडिया में चला और ऐसा ही एक हिजाब के लिए ही मूवमेंट ईरान में चला। दोनों किस तरीके से बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के, दोनों किस तरीके से एक दूसरे को काउंटर करते हैं और किस तरीके से दोनों मामलों के अंदर एक अलग ही पिक्चर निकलकर सामने आती है। हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे कि कैसे यहां पर इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स है उनकी हिपोक्रेसी दिखाई देती है और खासकर पूरा जो मुस्लिम समाज है वो जिस तरीके से अपने आप को, जिसे कहते हैं, पीछे धकेलने में लगा हुआ है और किस तरीके से बाकी दुनिया कि मुस्लिम्स जो हैं वो इस समय पर रिएक्ट कर रही हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप छोटी सी एक रिक्वेस्ट ये कि अगर आप हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। दूसरा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे यूपीपीएस, पीएससी, आरपीएससी, आरएएस जिसे आप कहते हैं आरपीएससी, या फिर किसी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी का जो बेसिक कंसेप्टर बैच है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इन बेसिक कंसेप्ट्स के बिना आप किसी भी तैयारी को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए हमारा ये बैच ज्वाइन करें। 9 बजे मॉडर्न हिस्ट्री आज यानी कि 19 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। इसमें अभी फिलहाल हम एक हफ्ता इंट्रोडक्टरी क्लासेस दे रहे हैं। कॉल की सबसे बड़ी बात, इसकी जो फीस है वो हमने बहुत कम यानी 500 रुपीज कंप्लीट कोर्स की रखी है। कंप्लीट एनसीईआरटी। ड्यूरेशन इस कोर्स की 1 ईयर है। हालांकि हम इसे 5 महीने में खत्म करवा देंगे। उसके बाद आप चाहें तो 6 महीने तक हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो आप लोगों ने पढ़े होते हैं उन्हें देखकर आप तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं या उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है ईरान का हिजाब विवाद। सबसे पहले हिजाब विवाद है क्या, यहां देखिए। यहां ये शयान सदरजादेह जो हैं, इन्होंने एक वीडियो शेयर किया और उसमें लिखा कि महसा अमीनी 22 साल की लड़की है जिसे ईरान की जो क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मॉरलिटी पुलिस जो है उसने पीट पीट कर मार डाला, क्योंकि उस लड़की ने सर पे हिजाब नहीं, मतलब सर नहीं ढका था। और ईरान में तो हिजाब जो है वो अल्टीमेट लेवल पर, जिसे कहते हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट है। उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए। स्टूडेंट्स और लोग जो मॉडर्न सिस्टम चाहते हैं वो सड़कों पे आ गए। और उसके बाद जिस तरीके से ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो तो फिर एक बात की बात है। मेरा मानना यहां पर आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे ये सारी इंफॉर्मेशंस पूरे तरीके से अवेलेबल है। मेरा काम है आप लोगों को यहां पर एक इंफॉर्मेशन की जगह यहां एक एनालिसिस देना कि असलियत में सिचुएशन क्या होती है। सबसे पहले ईरान को देख लेते हैं। ईरान, पाकिस्तान को क्रॉस करके पहुंचोगे तो ईरान, या फिर आप कांडला पोर्ट या मुंबई से जाओगे तो ईरान जो है वो आपको बाय सी रूट ही मिलेगा। हमारा पड़ोसी से आगे, मतलब एक घर छोड़ के जो पड़ोस होता है, वैसा एक देश हमारे देश का मौजूद है। हमारे देश के उनके देशों में संबंधों में कोई समस्या नहीं है, अच्छे संबंध हैं। बाकी ये है कि भाई देखो, छोटा मोटा तो पंगेबाजी चलती ही रहती है। अब आ जाते हैं मामले के ऊपर। ईरान का मामला क्या है दोस्तों? ईरान का सीधा सीधा मामला यह है कि भैया लड़की ने वहां पर हिजाब नहीं पहना। ईरान वालों को आया गुस्सा और उन्होंने उसकी वहां पर एक हिजाब मामले में खासकर मॉरल पुलिसिंग होती है। मॉरल पुलिसिंग का काम क्या होता है कि जो लोग मोरालिटी को फॉलो नहीं करते, जो वहां के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते, उनको
गिरफ्तार करना, उन्हें पनिशमेंट देना। अब ऐसी सिचुएशन में 22 साल की अमीनी जो है, महसा अमीनी, उन्होंने सर नहीं ढका। क्या रीजन था, क्या नहीं था, किस तरीके से था, किस तरीके से नहीं था, इस चीज के ऊपर हम नहीं जानते, लेकिन इतना पक्का है कि उन्होंने सर नहीं ढका। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उन्हें वैन में डाला, वैन में डाल के उनको पीटा और वैन में ही पकड़कर पीटा। आर यू ओके? वैन में पकड़कर पीटा, यानी यहां कोई जुडिशरी है ही नहीं। यानी आप खुद सोचकर देखिए, जुडिशरी है ही नहीं। जब पुलिस ही जज का काम करना शुरू कर दे तो आप मुझे ये बताइए, जब पुलिस ही जज का काम करना शुरू कर देगी तो आगे होगा क्या यार? ये सिर्फ बताइए आप। पुलिस ही यहां पर जज का काम कर रही थी। अब पुलिस ने जज का काम करना शुरू किया, पुलिस ने उठाकर मारकाट, मतलब लड़की को पीटा, पीटते पीटते मर गई। यहां जुडिशरी का कोई काम नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो वहां पर जो मुस्लिम आउटफिट्स, जो रेडिकल आउटफिट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि शरिया रूल के अकॉर्डिंग ये सही था, जिन्होंने किया वो ठीक था, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसे आप इस तरीके से देखें। इंडिया के अंदर, इंडिया में लड़कियों ने हिजाब पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, उसे अपने फंडामेंटल राइट से जोड़कर देखा और ये कहा कि हिजाब पहनना हमारा फंडामेंटल राइट है, हम हिजाब पहनकर ही स्कूल जाएंगे ताकि हमारा शरीर का जो सर वाला हिस्सा है वो कोई ना देखे, या जो भी एक शरिया का लॉ है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, दो चीजें यहां पर हैं। फंडामेंटल राइट की बेसिक डेफिनेशन ही यहां पर आपको समझनी होती है कि भाई ये फंडामेंटल राइट की ही बेसिक डेफिनेशन क्या है। भाई फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं, वो बेसिक राइट्स हैं जो मेनली नेचुरल राइट्स हैं, जिनके बगैर एक इंसान की जिंदगी जो है वो जीने लायक नहीं होती। मैं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं, बाकी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट से पूछेंगे वो अलग ही लेवल का जवाब आपको देगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और क्या है। मैं उस चीज पे जा ही नहीं रहा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और किस तरीके से है, मैं उसका डिस्कशन ही नहीं कर रहा। मेरा मानना यह है एक लाइन में कि फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स हैं। नेचुरल राइट्स की डेफिनेशन हो सकती है अलग अलग, आप लोग डिफाइन करें, लेकिन वो बेसिक राइट्स हैं जिनके बगैर एक इंसान जी ही नहीं सकता, वो तरक्की कर ही नहीं सकता। वो है फंडामेंटल राइट्स। अब आप सोच कर देखिए, हिजाब पहनना एक फंडामेंटल राइट है, या हिजाब पहनूं या ना पहनूं उसको डिसाइड करना, उसका राइट किसी इंसान के पास होना, ये फंडामेंटल राइट है। दोनों चीजों में आप सोच कर देखिए। फंडामेंटल राइट असलियत में वो है जिसके अंदर ये डिस्कस किया जाए या ये अराव किया जाए कि आपने अगर हिजाब पहनना है तो आपकी इच्छा, नहीं पहनना तो आपकी इच्छा। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो भाई असलियत में हिजाब पहनना मेरा फंडामेंटल राइट है, ये इशू था ही नहीं। इशू था कि क्या एक इंस्टीट्यूशन कोई कोड लगा सकता है जिसमें वो ये कहे कि आपको यूनिफॉर्म कोड लगाना है और उस यूनिफॉर्म ड्रेस के अकॉर्ड को पहनकर आना है, या फिर यूनिफॉर्म एक तरीके के जिसे कहते हैं प्रोसेस को इस्टेब्लिश करना है कि हर इंसान को उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, या किसी तरीके के यूनिफॉर्म कंडक्ट्स बनाए जाएं कि भाई इस तरीके से कोड्स बनाए जाएं कि इस तरीके से आपको सिस्टम को फॉलो करना है। और हमारे कंट्री, हमारे इंस्टीट्यूशन में ये एक यूनिफॉर्मिटी इस्टेब्लिश करेगा ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब जैसे स्कूल के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म का सिस्टम है। उसके लिए रीजन क्या है यूनिफॉर्म का सिस्टम? यूनिफॉर्म सिस्टम होने के पीछे रीजन ये है कि स्कूल के अंदर अमीर घर का बच्चा जाए या गरीब घर का बच्चा जाए, चाहे अपर कास्ट जाए चाहे लोअर कास्ट जाए, सबको एक जैसी ड्रेस पहनने के लिए कहा जाता। उससे कम से कम फर्स्ट, पहली बार देखने पर किसी को ये नहीं पता लगता कि वो ड्रेस, मतलब वो बच्चा किस कास्ट या किस क्लैन या किस क्लास का है। उसका बेनिफिट ये होता है कि बच्चों को एक यूनिफॉर्मिटी में रहने की आदत हो जाती है, और कहीं ना कहीं बड़े छोटे ऊंच नीच का जो कंसेप्ट है वो उनके दिमाग से निकलता हुआ नजर आता है।
लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखोगे हिजाब मामले में कि अगर ये परमिशन, गवर्नमेंट का भी यही कहना है और कोर्ट का भी, कि अगर हम हिजाब पहनने की एक बार को परमिशन दे देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि भाई जैन समाज जो है वो जिस तरीके से जैन में दिगंबरी जो है वो तो बिना कपड़ों के भी अगर आना चाहें तो क्या आप अलाउ करेंगे? उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत से अथीस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा कोई धर्म नहीं मानता। तो भाई अगर धर्म मानना अगर फंडामेंटल राइट है तो किसी धर्म को ना मानना भी उतना ही बड़ा फंडामेंटल राइट है। अब वो ये कहना शुरू कर देते हैं, कोर्ट यही कह रही है कि भैया हम तो इस तरीके से स्कूल में आएंगे या अपना सिस्टम हमारे लिए इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि अथीस्ट का तो मतलब है कोई लॉ ही नहीं है, उसका अपना लॉ है। तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ रहेगी? इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पूरे का पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए इंस्टीट्यूशन को एक बेसिक राइट है कि अपने प्रिवाइसेस में अपनी जगह पर एक तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश कर दे। लेकिन यहां विरोध इस चीज के लिए नहीं था, विरोध असलियत में अब सोचकर देखो लड़कियों ने ही किया। और लड़कियों ने ही क्यों किया? क्योंकि असलियत में एक मामला होता है अपब्रिंगिंग का। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझकर देखिएगा। अगर मेरी अपब्रिंगिंग एक ऐसे सोसाइटी के अंदर हुई है, मैंने अपनी जैसे अगर मैंने देखा कि मेरी माता घूंघट कर रही है, मेरी दादी भी घूंघट करती थी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ भी घूंघट करे। और मैं ये चाहूंगा अगर मतलब मेरे को दुनिया में एक्सपोजर ना मिल रहा हो या मैं बाहर ना घूम रहा हूं, अलग अलग तरीके के लोगों से, अलग अलग दुनिया से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग एरियाज से, अलग अलग कल्चर से ना मिल रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं मुझे पता ही नहीं लगेगा कि असलियत में मैं कुएं का मेंढक बन के रह जाऊंगा। अब ऐसी सिचुएशन में मेरी अपब्रिंगिंग अगर वैसी हुई है कि मैंने औरतों को घूंघट में देखा है और घूंघट में डिसिप्लिन्ड फॉर्म में देखा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं हमेशा ये चाहूंगा कि घर की औरतें जो हैं वो घूंघट में रहें, वो बाहर इधर उधर ऐसे वैसे काम ना करें या फिर सर उठा के ना चलें। अब वहां पर छोटी बच्ची को भी यही ट्रेनिंग दी जाएगी, बचपन से यही सिखाया जाएगा कि घूंघट नहीं करना, मतलब घूंघट करना है, हिजाब पहनना है, घूंघट करना है, हिजाब पहनना है। घूंघट और हिजाब में फर्क थोड़ा ना है, सेम है। अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोचकर देखिए, अगर बच्चे को बचपन से यही बताया जा रहा है कि आपको घूंघट करना है, आपको हिजाब पहनना है, आपके पास हिजाब अगर नहीं है तो आपकी बेइज्जती होगी, आपको शर्म आनी चाहिए, वगैरह वगैरह, मॉरलिटी उसको इतनी पढ़ा दी जाए। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम कपड़े पहनते हैं। हम अगर कपड़े पहनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कपड़े पहनना हमारे को बचपन से सिखाया गया है, और अगर कोई छोटा बच्चा कपड़े नहीं पहनता तो शेम कर दी जाता है बच्चे को डराने के नाम पर। अब उसका असर यह होता है कि वो बच्चा जो है वो बड़ा होने के बाद कभी भी वो कपड़े उतारकर पब्लिक के अंदर नहीं जा पाता। यानी एक माइंडसेट बन गया कि इवन अगर हमें अंडरगार्मेंट्स, इंडियन सोसाइटी में तो नॉर्मली कि अगर हमें अंडरगारमेंट्स में भी किसी ने देख लिया है, अगर हमें अंडरगारमेंट्स में भी किसी ने देख लिया है तो हमें शर्म आती है। तो ये एक माइंडसेट बन चुका है, बचपन से हमें इस माइंडसेट के अंदर बड़ा किया गया है। भाई आदिवासियों को देखो, आदिवासियों के अंदर बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को बिना कपड़ों के देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जानवरों में देखो तो वहां बच्चे बिना कपड़ों के देख रहे हैं अपने माँ बाप को। आसपास सभी इंसानों को छोड़कर के सभी बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, कोई समस्या ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज में जाओ जहां पर बच्चा अपने माँ बाप को बहुत सारे न्यूड बीचेस पर बिना कपड़ों के देख रहा है, तो वहां ऐसी कोई उसे समस्या नहीं आती, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल है। तो हिजाब जो है जब एक लड़की को पहनाया जाता है या एक लड़के को बहुत सारे एटिकेट सिखाए जाते हैं, तो शुरू से उसको मॉरल पॉलिसिंग बताई जाती है कि असलियत में ये हिजाब पहनना क्यों जरूरी है। अब बच्चे को एक तरफ आदत पड़ चुकी है वो हिजाब पहनने की, और दूसरी तरफ जो बच्चा है उसके ऊपर एक तरीके का अजीब सा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है। लड़ाई इस चीज की नहीं है कि आपने हिजाब पहनना सिखाया, लड़ाई इस चीज की भी नहीं है, बहस इस चीज की भी नहीं है कि आपने हिजाब पहनने के लिए कहा और बच्चा पहनना चाहता है। एक इंस्टीट्यूशन का तो मामला देखो अलग है, उस इंस्टीट्यूशन में तो उस इंस्टीट्यूशन के लॉज को फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बात देखें तो लड़ाई असल में इस चीज की होती है नॉर्मल केसेस में कि हिजाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट
जो है वो ये है कि उसका क्या जब कोई लड़की हिजाब ना पहनना चाहे और वो ये कहे कि मैं हिजाब नहीं पहनूंगी। ये दो पार्ट्स हैं। एक एंड पर इंडिया खड़ा है, ये समझ लीजिएगा, जहां पर इंडिया जो है, इंडिया के अंदर लड़कियां कह रही हैं कि हिजाब पहनना मेरा फंडामेंटल राइट है। वो इसलिए क्योंकि उसकी एक तरफ जो है वो हिंदू खड़ा है और हिंदू एनिमोसिटी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ये मानना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम वैर द्वेष है, एक दूसरे के साथ द्वेष की भावना है। अगर आप में से कोई ये कहता है नहीं हिंदू मुसलमानों में किसी तरीके का कोई वैर द्वेष नहीं है, तो मैं उससे ज्यादा सा सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा है मतलब है। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए, एक तरफ हिंदू मेजॉरिटी है जो कहीं ना कहीं इस समय पर हमें प्रोग्रेसिव सी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। मैं यूं नहीं कह रहा 100%, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ कास्ट क्लैन के बहुत ज्यादा डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं और बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी हैं, क्लैशेस भी हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं ये नहीं कह सकता कि हिंदू सोसाइटी अपग्रेड मतलब प्रोग्रेसिव हो चुकी है, प्रोग्रेस हो चुका है। लेकिन इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनकी एक पुरानी एनिमोसिटी शुरू से जो है वो हिंदुओं से रही है। इसलिए हिंदूज के अगेंस्ट मुस्लिम्स का ये जो हिजाब राइट क्लेम करना है, ये असलियत में लड़कियों के हिजाब राइट्स को क्लेम करने से ज्यादा हिंदुओं के डोमिनेंस के अगेंस्ट अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने का मामला है। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट क्या है? उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इसमें अनइंटेंशनली कहो या इसमें हिडन इंटेंशन की फॉर्म में कहो, जो एक सीक्रेट इंटेंशन होता है उसमें कहो, या फिर जिसे कहते हैं कि पता है फिर भी कर रहे हैं उसे कहो, कि असलियत में जो वुमन है, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंट सोसाइटी की फॉर्म में प्रोजेक्ट कर दिया जा रहा है, उस पर दबाव डाल दिया जा रहा है। आज अगर मान लिया ये जो हिजाब मामला है, इस हिजाब मामले में ये कह दिया जाता है कि हाँ हिजाब धर्म का हिस्सा है और इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, एट द वेरी मोमेंट उसी टाइम पर कहीं ना कहीं आपने मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम पुरुषों और खासकर जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम मेल्स हैं उनके हाथों एक तरीके से खुला छोड़ दिया कि वो अब अगर कोई लड़की हिजाब ना पहने तो उसे थप्पड़ मार सकता है। और पॉसिबिलिटी ये है कि जहां जहां पर वो डोमिनेटिंग सिचुएशन में है वहां मॉरल पॉलिसिंग नाम के कुछ गुंडे खड़े हो जाएं, और जिस तरीके से जो ये महसा अमीनी 22 साल की लड़की ईरान के अंदर मारी गई है, वैसे सड़कों पे लड़कियों की, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में किसी सड़क पे किसी लेडी को सिर्फ इसीलिए पकड़ के पीट दिया गया कि उसने सर नहीं ढका। अब मुझे एक बात सोचकर बताइए, आपके घर की महिलाएं, सड़क पे कोई एक अनजान आदमी जो सेल्फ क्लेम्ड धर्म, वो संस्थापक है, अपने आप में धर्म गुरु बनता फिर रहा है या धर्म का रक्षक बनता फिर रहा है, वो सेल्फ क्लेम्ड बंदा उस महिला को सिर्फ इसलिए मार रहा है कि तूने सर क्यों नहीं ढका। उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन क्लेम वो ये कर रहा है कि सर क्यों नहीं ढका। और उसका सबसे बुरा फॉर्म ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो उसके साथ कोई गलत हरकत करना चाहता हो, उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता हो, रात बिताना चाहता हो, या उसे गलत इलिसिट डिमांड्स कर रहा हो और वो महिला ना मान रही हो, तो इसलिए उसको दबाव डालने के लिए कहा जा रहा हो कि तूने सर नहीं ढका था इसलिए तुझे पिटाई हो रही है। इस चीज को समझना होगा। मुझे महसा अमीनी जो है उसके साथ जो हुआ, भारत में मुस्लिम महिलाओं का भविष्य वैसा दिखाई दे रहा है। आज अगर हिजाब के मामले में इस बैकवर्ड लुकिंग डिमांड को, जिसे कहते हैं ना कि एक पछाड़ देने वाली जो समाज डिमांड है, उसको अगर मानता हुआ समाज दिखाई देता है, मेरा ऐसा बहुत ही पर्सनल मानना है। तो अब आप ये खुद समझिए कि इस तरीके से सिचुएशन क्या है, समझे? तो दोस्तों आज के लिए आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मामला आपको किस तरीके से समझ में आया और आपको कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।